सर्जरी के जरिए एक छोटा सा पंप पेट की त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है। ये पंप एक पतली ट्यूब के जरिए बैक्लोफेन दवा को सीधे रीढ़ की हड्डी के आसपास मौजूद तरल में पहुंचाता है। सीधा सोर्स पर। बिल्कुल। इससे दवा की बहुत ही कम मात्रा में भी बहुत ज्यादा असर होता है और साइड इफेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है खर्च। भारत में इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 3 लाख से 14 लाख तक का खर्च आ सकता है। 3 से 14 लाख? जी, ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये वो पल होते हैं जहां विज्ञान की तरक्की और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ दिखती है। एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आर्थिक दीवार। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये सभी मेडिकल तरीके, दवाएं, इंजेक्शंस, पंप सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए है, लेकिन इस प्रबंधन की जो रीढ़ की हड्डी है, जो इसका सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है फिजियोथेरेपी। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस संदर्भ में इसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है? यहाँ इसकी भूमिका सिर्फ एक थेरेपी से कहीं ज्यादा है। ये प्रबंधन का सबसे सक्रिय और शक्तिशाली हिस्सा है। सक्रिय? जी। इसमें स्ट्रेचिंग व्यायाम मांसपेशियों को लचीला बनाए रखते हैं और अकड़न को बढ़ने से रोकते हैं। चलने का प्रशिक्षण, जिसे गेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो चलने के तरीके को सुधारता है और गिरने का खतरा कम करता है। संतुलन के व्यायाम शरीर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। तो ये उस बाहरी मोर्चे की सबसे बड़ी लड़ाई है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे। जी। ये सिर्फ मांसपेशियों को लचीला रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानसिक मजबूती भी देता होगा। एक तरह से ये उम्मीद को रोजाना की आदत बनाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। जब आपके शरीर का जेनेटिक कोड आपके नियंत्रण से बाहर हो, तो हर दिन किया गया व्यायाम अपनी कहानी को खुद लिखने का एक तरीका बन जाता है। वाओ! ये नियंत्रण वापस लेने की एक लड़ाई है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी ये संदेश देता है कि मैं हार नहीं मान रही हूँ। ये बीमारी की रफ्तार को धीमा करने का सबसे कारगर तरीका है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी-कभी व्यायाम सिर्फ थेरेपी नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई होती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि व्यायाम सिर्फ एक मेडिकल सलाह नहीं, बल्कि इस आनुवंशिक कोड के खिलाफ एक रोजाना का विद्रोह है। जी। अब जरा भारत में जमीनी हकीकत पर आते हैं। इन सब इलाजों और खासकर फिजियोथेरेपी तक लोगों की पहुंच कितनी है? यहाँ क्या माहौल है? भारत में स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। ये सच है कि छोटे शहरों और गांवों में जागरूकता और सुविधाएं अभी भी कम है, लेकिन बड़े शहरों में? हाँ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में तस्वीर काफी सकारात्मक है। यहाँ निदान, उपचार और सबसे जरूरी अच्छी न्यूरो रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब यह है कि देखभाल का एक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। हाँ, और यह सिर्फ उपलब्धता की बात नहीं है। विशेष न्यूरोलॉजी क्लिनिक, जेनेटिक लैब्स और न्यूरो रिहैब सेंटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ साल पहले की तुलना में आज जानकारी और मदद तक पहुंचना ज्यादा आसान हो गया है। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे आकार ले रहा है। ये सुनना वाकई में सुकून देता है। तो हमने बाहरी मोर्चे पर लड़ने के तरीकों को समझ लिया। अब वापस उस अंदरूनी मोर्चे पर आते हैं, जेनेटिक्स पर। क्या विज्ञान उस कोड को बदलने या ठीक करने की दिशा में कोई प्रगति कर रहा है? भविष्य की प्रयोगशालाओं में क्या पक रहा है? दुनिया भर के शोधकर्ता इस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। कई दिशाओं में उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। जैसे जीन थेरेपी पर काम चल रहा है, जिसका मकसद खराब जीन को एक स्वस्थ जीन से बदलना है। स्टेम सेल थेरेपी पर भी रिसर्च हो रही है, ताकि क्षतिग्रस्त नसों को ठीक किया जा सके। और ऐसी न्यूरो रीजेनरेटिव दवाएं बनाने की कोशिश हो रही है, जो नसों को हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। जीन थेरेपी? ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये हकीकत के करीब है? कुछ मायनों में हाँ, लेकिन हमें यथार्थवादी रहना होगा। HSP के कुछ खास प्रकारों के लिए जीन थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वे अभी भी प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल चरण में है। इसका मतलब है कि वे अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है और उनकी सुरक्षा और असर को अभी भी परखा जा रहा है। इसमें अभी कई साल लग सकते हैं। तो मतलब उम्मीद असली है, लेकिन इसके लिए सब्र की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक इन थेरेपीज के बारे में सिर्फ बात होती थी।
आज उन पर इंसानों में ट्रायल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक समुदाय इस बीमारी को कितनी गंभीरता से ले रहा है। उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जो लैबोरेटोरियों में हर रोज घटित हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ समेटते हैं। इसका सार ये है कि HSP एक जटिल आनुवांशिक स्थिति है। आज इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन ये लाचार करने वाली स्थिति नहीं है। इसे दवाओं, उन्नत तकनीक जैसे ITB पंप और सबसे बढ़कर अनुशासित और नियमित फिजियोथेरेपी के जरिए बहुत अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। बिल्कुल सही। भारत में खासकर बड़े शहरों में देखभाल तक पहुंच बेहतर हो रही है और वैश्विक अनुसंधान भविष्य के लिए एक वास्तविक ठोस उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। और अंत में ये पूरी चर्चा उस मानवीय भावना पर लौटती है जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बहुत खूबसूरत बात जो इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है, HSP आपके कदमों को धीमा कर सकता है लेकिन आपकी कहानी को नहीं रोक सकता। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि इस लड़ाई में हिम्मत हमेशा बीमारी से ज्यादा मजबूत होती है। ये सिर्फ एक मेडिकल यात्रा नहीं है, बल्कि साहस, दृढ़ता और उम्मीद की कहानी भी है। बहुत खूब। और आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? हमने देखा कि ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है। एक आंतरिक जो हमारे जीन्स के अंदर है और दूसरा बाहरी जो हमारे शरीर और हमारी इच्छा शक्ति से जुड़ा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है, जब तक विज्ञान उस आंतरिक जेनेटिक कोड को हल करने के लिए काम कर रहा है, तब तक बाहरी मोर्चे पर व्यक्तिगत अनुशासन, रोजाना की कसरत और शारीरिक प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति की स्थिति की दिशा को वाकई कितना बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। ये लड़ाई सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि हर दिन, हर एक स्ट्रेच और हर एक कदम के साथ भी लड़ी जा रही है। और शायद उस बाहरी लड़ाई का नतीजा अंदरूनी लड़ाई के नतीजे से कहीं ज्यादा मायने रखता है।